हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स। हम लगातार आपके पास जो वीडियोस बना रहे हैं, इसमें हमने आपको कई सारी प्रैक्टिसेस कराई हुई है कि आप अपने एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या फिर आप कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देख पाते हैं कि जो ये क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, मे बी उसी टाइप के बहुत सारे सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली हम अपने वीडियोज़ को आपके पास लेकर आ रहे हैं। आज एक फिर से हम एक वीडियोज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉडल पेपर नंबर 11 10 पेपर्स हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके थे, और कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको बताए थे वो भी एग्ज़ाम में आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक और पेपर आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो मॉडल पेपर 11 है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके पास प्रेजेंट है वो क्या बोल रहा है, वर्ग विस्तार करने का फॉर्मूला आपको बताना है। वर्ग विस्तार करने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग विस्तार करने का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा है। वर्ग विस्तार करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका L2 माइनस L1, दैट मीन्स लार्ज लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो L2 माइनस L1, लार्ज लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है, बस सिंपल सा यही करना है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा L1 माइनस L2 माइनस L1, लार्ज लिमिट दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस L1 दैट मीन्स लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसका आंसर हम करेक्ट टिक करेंगे, बी ऑप्शन, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे में, उसी वर्ग विस्तार को अगर हम उसका मीडन कैलकुलेट करना है, वर्ग विस्तार जो भी L1 L2 माइनस L1 आपने किया है वर्ग का, अगर उसी वर्ग का हमें मीडन कैलकुलेट करना है, मिड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है। इसमें सिंपल, सबसे पहले तो आपको वही फॉर्मूला वापस रखना है, L2 माइनस L1, और अगर मिड कैलकुलेट करना है, मिडन कैलकुलेट करना है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मीडन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, सॉरी, L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो मिड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, L2 प्लस L1 या डिवाइडेड बाई 2, ये मिड कैलकुलेट करने के लिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा आपका मिड कैलकुलेट करने का। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, L2, वही L1 L2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो इसमें हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, मिड कैलकुलेट करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो तथ्य है संख्यात्मक नहीं है। संख्यात्मक तथ्य नहीं है, दैट मीन्स कि आपको ये बताना है इसमें से कौन सा मैच करता है। तो एज है, हाइट है, प्रोडक्शंस है, दैट मीन्स अविवाहिता, ये एकदम डिफरेंट है, इन तीनों से एकदम डिफरेंट है, तो ये संख्यात्मक तत्व नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये तीनों, हाइट है, एज है, प्रोडक्शंस है, बट अनमैरिड, ये बिल्कुल भी डिफरेंट सेंटेंस है यहाँ पे, तो ये एकदम डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से, इसका तथ्य, फैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन अनमैरिड को टिक करेंगे, डी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, साड़ियन दैट मीन्स सीरीज का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपको बताना है कि सीरीज का जो मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डाटा के नेचर को क्लियर करना, समंकों की प्रकृति को क्लियर करना, समंकों को सरल करना, दैट मीन्स एकदम इजी कर देना, क्लियरिफाई कर देना, एंड तुलना कार्य को सरल करना, जो हम वर्क कंप्लीट करेंगे कंपैरिजन वर्क, तो उसको सरल करना, और संपादन करना, प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, तो इसमें आपको बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, तो जो भी सीरीज का मेन, जो इसमें पूछ रहा है कि मेन जो ऑब्जेक्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा उद्देश्य नहीं है, समंकों का संपादन करना, दैट मीन्स डी जो आंसर आपका आ रहा है, समंकों का संपादन करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ग विस्तार निर्धारण
के लिए प्रोफेसर स्टेजेस का फॉर्मूला क्या है? वर्ग विस्तारण के लिए जो प्रोफेसर स्टेजिस्ट हैं उनका फॉर्मूला क्या है? उनका फॉर्मूला है आपका L माइनस एस अपॉन 1+3.322 log n, L माइनस एस 1+2.33 log n, 1+3 डॉट या 0.322 log n, and fourth option is 1+2.33 log n। ठीक है, तो इसमें वर्ग निस्तारण करने के लिए इन प्रोफेसर्स ने जो आपका फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला है आपका 1+3 ये फॉर्मूला 1+3.322 करके log n, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम रेंज को, ये वर्ग को विस्तार करते हैं, वर्ग विस्तार का निर्धारण करते हैं, तो इस प्रोफेसर्स ने जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला है 1+3.322। अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, 1+3.322 log n, दैट मीन्स नंबर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे विस्तृत अर्थ में समंकों को खानों और प्रक्रियाओं, दैट मीन्स खाने मतलब जो हम इस टाइप्स के जो कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, एक कॉलम, दो कॉलम, ये खाने, दैट मीन्स प्रक्रियाओं के क्रमबद्ध सीरीज वाइज अरेंजमेंट को साड़ियन कहते हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट कहेंगे उसको हम पूरी सीरीज करेंगे। ये कथन किसका है? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि सबसे विस्तृत मतलब एकदम ब्रीफ अर्थ में जो डेटा को खानों मतलब, दैट मीन्स ये जो लाइन है, रो है, इसमें जो हम बनाते हैं कॉलम्स, ऐसे प्रक्रियाओं में क्रमबद्ध व्यवस्था को, दैट मीन्स अरेंजमेंट करने के लिए हम उसको साड़ियन बोलेंगे। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट हमारा दिया था ब्लेयर ने। ये स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है ब्लेयर ने, जिन्होंने ये बताया है कि समांकों को खानों और प्रक्रियाओं में क्रमबद्ध अरेंजमेंट करने के लिए, तो हम जब क्रमबद्ध अरेंजमेंट करें, सीरीज वाइज अरेंजमेंट करेंगे, तो उसको हम साड़ियन कहते हैं। ठीक है, ये कथन किसने है, मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये ब्लेयर का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, वह सीरीज साड़ियन जिसमें समांकों को, डेटा को सहायता से प्राप्त किए गए मीन, रेशियो, परसेंटेज एक्सेट्रा को प्रेजेंट कर किया जाता है, उसे कहते हैं मौलिक सारणी। दैट मीन, देखिए फिर से पढ़ते हैं, साड़ियन जिसमें समंकों की सहायता से, मतलब डेटा की सहायता से, डेटा के हेल्प के थ्रू प्राप्त किए गए, मतलब जो भी डेटा हम यूज करते हैं उससे जो आउटपुट मिलता है, मीन, रेशियो, परसेंटेज एक्सेट्रा, जो भी हम और भी चीजें कैलकुलेट करेंगे उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो उस प्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलेंगे? मौलिक सारणी, बहुगुणी सारणी, व्युत्पन्न सारणी या फिर यांत्रिक सारणी। ठीक है, तो साड़ियन जिसमें समंकों की सहायता से प्राप्त किए गए माध्य, अनुपात, प्रतिशत आदि को प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न सारणी। इसमें ये सारी चीजें डेटा के थ्रू कलेक्ट हो जाती हैं, तो वो हो जाएगी हमारी व्युत्पन्न सारणी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर एक क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं, उनके थ्रू प्राप्त अधिकतम अंक 60 है, जो मैक्सिमम, अगर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होंगे उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स मिले हैं बच्चों को, वो मैक्सिमम 60 मार्क्स हैं। ठीक है, और मिनिमम 10 मार्क्स हैं। ठीक, अब इसमें करना, इन्हें 5 वर्गों में बांटना है, तो वर्ग विस्तार होगा। 5 वर्ग में बांटना है, दैट मीन्स 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है आपको। तो रेंज क्या होगी? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था, बिल्कुल फॉर्मूला वही यहां पर यूज होगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कुछ भी होंगे, इसमें मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स को मिले, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन सब में जो मैक्सिमम नंबर हमको मिले हैं वो 60 है, और मिनिमम नंबर जो मिले हुए हैं वो 10 है। ठीक है, अब मिनिमम 10, मैक्सिमम 60,
इनको हम 5 कैटेगरी में, 5 वर्गों में डिवाइड करना है, 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो आपको बताना ये है कि अगर हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो उसका वर्ग विस्तार क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमने अभी बताया था आपको, L2 हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। मिनिमम कितने मार्क्स हैं, मिनिमम 10 मार्क्स हैं। अगर कितने रेंज में डिवाइड करना है, 5 में आपको डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। बहुत सिंपल सा आंसर आएगा इसका। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। ठीक है, L2 माइनस L1 का, जो मैक्सिमम लिमिट को और लोअर लिमिट को। क्वेश्चंस इसके आते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसके। ठीक है, एक क्लास में स्टूडेंट हैं, अब ये हमने क्लास का एग्जाम्पल दिया है, इस हो सकता है आपके एग्जाम में किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लेगा, तो बट आपको ध्यान यही रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, हो सकता है क्वेश्चन आए तो हमने स्टूडेंट्स का लिया तो वो किसी और चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट आपको फॉर्मूला ध्यान है, L2 माइनस L1, जो हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट से अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारा रेंज कैलकुलेट कर देगा, वर्ग विस्तार कैलकुलेट कर देगा। और जितनी कैटेगरी में डिवाइड करना है उस कैटेगरी को उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल वर्ग विस्तार कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखिए यहाँ पर किया हुआ है, जो लिमिट है उसको लोअर से माइनस कर दिया और 5 वर्गों में बांटना था तो हमने 5 से डिवाइड करके तो आंसर आ गया 10। तो आंसर हम क्या टिक करेंगे, 10 आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो सॉरी, स्टेट बैंक की स्थापना, हाँ स्टेट बैंक की स्थापना बेसिकली यहाँ पर एक स्टेट बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था वो कौन सी समिति थी जिसके थ्रू उन्होंने स्टेट बैंक को बनाया था। बेसिकली स्टेट बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक था, जो बनाया गया था गोरवाल समिति, गोरवाला समिति की संतुष्टि से। मतलब इन्होंने, इनके जो समिति थी, इस समिति के अकॉर्डिंग इंपीरियल बैंक बनाया गया था, फिर धीरे धीरे उसको स्टेट बैंक में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो कौन सी समिति को आप लिखेंगे, समिति लिखेंगे गोरवाला समिति। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आईडीबीआई किसके स्वामित्व में कार्य कर रहा है। मतलब उसका ऑनरशिप किसके, गवर्नमेंट का है, रिजर्व बैंक का है, स्टॉक एक्सचेंज का है या फिक्की का है। तो आपको ये बताना है कि ये जो आईडीबीआई बैंक है ये किसके ऑनरशिप में वर्क कर रहा है। तो आईडीबीआई बैंक जो बेसिकली हमारा वर्क कर रहा है वो वर्क कर रहा है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे हमारा, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी ऑनरशिप में आईडीबीआई बैंक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड को आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी हमारा 82 में। कौन से 82 में, 1982 में नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड होता क्या है ये हमने आपको थ्योरीज में भी बताया था। नाबार्ड का मतलब होता है जो रूरल एरियाज को, बैकवर्ड एरियाज के जो फार्मर्स हैं उस कंडीशंस में, जो बैकवर्ड एरिया के, रूरल के एरिया में जो फार्मर्स रहते हैं या और भी जो लोग रहते हैं उनको डेवलप करने के लिए या उस एरिया को डेवलप करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में, 82 में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है। क्वेश्चंस को एक बार वापस रिपीट करते हैं। हमारी कंट्री में जो फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट था जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है वो कौन सा इंस्टीट्यूशंस है। ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस हमारी इंडिया का, ठीक है, जो पहला दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान कर रहा था, मतलब लॉन्ग टाइम लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन थे उस लॉन्ग टर्म लोन को प्रोवाइड कर रहा था, कौन सा इंस्टीट्यूशंस था। इंस्टीट्यूशंस का जो नाम दिया गया है आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई बैंक एंड आरआरबीआई। ठीक है, ये 4 बैंक है जिसमें आपको बताना ये है कि इसमें किसने सबसे पहले लॉन्ग टाइम लोन, इंडस्ट्रियल लोन बेसिकली प्रोवाइड किया था। तो ये था आपका आईएफसीआई, आईएफसीआई
फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये IFCI इन्होंने सबसे पहले दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण लॉन्ग टर्म का जो इंडस्ट्रियल लोन था वो उन्होंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की टेक्निक नहीं है। अब आपको इसमें बताना है, दो टाइप की क्रेडिट कंट्रोल होते हैं, गुणात्मक एंड परिमाणात्मक। तो गुणात्मक में आपको बताना है कि ये कौन सी टेक्निक इसमें से नहीं है। मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, भेदात्मक ब्याज दरें, नैतिक दबाव और नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी गुणात्मक टेक्निक नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, तो मार्जिन, जो हम मार्जिन की आवश्यकताओं में परिवर्तन करते हैं, विविधात्मक ब्याज दरें, नैतिक दबाव, नगद आरक्षित अनुपात, तो ये आपका गुणात्मक नहीं है। ये सारी चीजें तो हैं, बट ये जो नगद आरक्षित अनुपात है ये आपका गुणात्मक साख नियंत्रण की टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट, एच मुद्रा कहलाती है। एच मुद्रा क्या कहलाती है? ठीक है, रिजर्व मुद्रा, आधार मुद्रा, रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों कहलाती है, या इसमें से कोई नहीं कहलाती है। ठीक है, तो एच मुद्रा क्या होगी? जो दोनों चीजें होंगी, आधार भी होगी और रिजर्व भी होगी, दोनों ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें हम सी को टिक करेंगे, रिजर्व मुद्रा भी वही होगी और आधार मुद्रा, दोनों मुद्रा वही होगी। तो एच मुद्रा, सी ऑप्शन हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। ये विचार दिया गया है, ये विचार किसके थ्रू प्रेजेंट किया गया है? ठीक है, DH रॉबर्टसन, JM किन्स, पिगू के अकॉर्डिंग, फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया है हमारे प्रोफेसर M फ्रीडमैन के थ्रू। किसके थ्रू दिया गया है? M फ्रीडमैन, ये प्रोफेसर है, इनके थ्रू ये बताया गया है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी समझना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट शेयर ब्रोकरेज रेट है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, ब्रांड डिस्काउंट है एंड फॉरेन एक्सचेंज परचेज एंड सेल करने के बीच का जो मीडियम होता है, या बीच का जो डिफरेंस है फॉरेन एक्सचेंज का सेल एंड परचेज करने का, तो वो क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो रेपो रेट होता है वो रेपो रेट है आपका विदेशी मुद्रा क्रय और विक्रय कीमत के मध्य का अंतराल। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो फॉरेनर मनीज जो हम परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, उनके मध्य, दैट मीन्स बीच का डिफरेंस जो होता है उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, सॉरी, रेपो रेट एक सेकंड, रेपो रेट शेयर दलाली है, अल्पकालीन ब्याज दर है, ब्रांड कटौती है। देखिए बेसिकली रेपो रेट का मतलब हो गया, सॉरी मतलब ये मतलब होगा रेपो रेट का अल्पकालीन ब्याज दर। रेपो रेट का मतलब हो जाएगा अल्पकालीन ब्याज दर। ये गलत हो, ये आंसर नहीं होगा, आंसर उसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, अल्पकालीन ब्याज दर रेपो रेट का ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए स्टार्टिंग में क्या था, हमारा जो रिजर्व बैंक था वो रिजर्व बैंक पहले गवर्नमेंट बैंक नहीं था, वो भी नॉन गवर्नमेंट बैंक थे, दैट मीन्स अ प्राइवेट टाइप का था। फिर गवर्नमेंट ने ये देखा कि कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी, तो रिजर्व बैंक को गवर्नमेंट ने फिर राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक में ले लिया था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है किस ईयर में लिया था, 49 में, 35 में, 56 में, या फिर आपका 51 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक को कब गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक में लिया था?
तो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग मतलब राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो नेशनलाइजेशन हुआ था हमारा जनवरी 1949 में। मतलब इस मंथ में, इस ईयर में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले रिजर्व बैंक हमारा नेशनलाइज नहीं था, बाद में उसको नेशनलाइज किया गया था। वर्क तो 1935 से स्टार्ट कर रहा है, बट ये प्राइवेट सेक्टर में थे। फिर गवर्नमेंट ने कुछ मिस हैपनिंग होने लगी थी, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी, तो गवर्नमेंट ने 49 से इसको अपने नेशनलाइज बैंक में कवर कर लिया था। ठीक है, 49। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है? मुद्रा का कार्य क्या है? रिजर्व करना, मेजरमेंट करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या सभी? तो बेसिकली सभी मुद्रा के कार्य में आएंगे कि मुद्रा का कार्य मतलब आपका मूल्य का संचय करना, माप करना और विनिमय का माध्यम करना, और ये सभी। तो ये सभी सारे जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन मनी के वर्क में कंप्लीट होते हैं। तो ये सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोट निर्गमित, दैट मीन्स नोट इशू करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है? ये हमने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था। नोट इशू करने का जो एक राइट है, इकलौता राइट है, वो किसको है? तो नोट इशू करने का जो इकलौता राइट है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वही नोट को इशू करता है। तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इकलौता राइट है कि वो नोट को इशू करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं? अब देखिए यहां पर आपको बताना है फंक्शंस, कौन सा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस नहीं है। इन सारे फंक्शंस में से कौन सा कॉमर्शियल बैंकों का फंक्शन नहीं है? तो आपको ये बताना है कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो किसानों को ऋण प्रदान करना, विद्यालयों को जमा स्वीकार करना, साख का सृजन करना, नियंत्रण और नियमन करना। देखिए जो हमारा कॉमर्शियल बैंकों का कार्य नहीं है, वो कॉमर्शियल बैंकों का कार्य कौन सा नहीं है? तो साख को क्रेडिट कंट्रोल करना एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करना, ये जो वर्क है वो हमारे रिजर्व बैंक का है। ठीक है, इनका कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? ये साख पर नियंत्रण करना और नियमन करना, ये रिजर्व बैंक का कार्य, सॉरी स्टेट बैंक, ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। जो कॉमर्शियल बैंक है ये इनका कार्य नहीं है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, वो रिजर्व बैंक का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं? अब आपको इसमें बताना है चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। साख की राशनिंग, मार्जिन अपेक्षाएं, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात, या फिर उपभोक्ता साख नियमन। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कौन सी भारत में चयनात्मक साख नियंत्रण, जब हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इन सारे मेथड में से कौन सा मेथड नहीं है, ये नहीं वाला आपको बताना है। तो इसमें जो नहीं है वो है आपका परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात। परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात ये हमारा क्रेडिट को कंट्रोल करने का मेथड नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है, समानांतर श्रेणी में वृद्धि होती है, गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है, हरात्मक श्रेणी में वृद्धि होती है, या होती ही नहीं? कोई इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो माल्थस की जनसंख्या कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की कैलकुलेशन जब हम करते हैं, जनगणना करते हैं, वो 10-10 सालों में होती है। तो इसके लिए हम ऑप्शन ये बोल सकते हैं कि वो गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करते हैं। जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है? पूंजी उत्पादन बढ़ने से, पूंजी श्रम बढ़ने से, उपयोग प्रवृत्ति से, या बचत प्रवृत्ति से? तो किसके बढ़ने से हमारी आर्थिक वृद्धि होती है? तो आर्थिक वृद्धि कैसे होगी? जब हम किसी गुड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे, जब कोई हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, परचेजिंग पावर बढ़ेगी,
तो लोग पैसा पेमेंट करेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ती है, आर्थिक स्थिति तभी तो बढ़ेगी जब पैसे ज्यादा आएंगे, तो लोग पर्चेजिंग पावर जब बढ़ेगी तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगी। तो उपयोग की, यूज करने की अगर प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी, गुड्स को खरीदने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारी आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयोग की प्रवृत्ति। ठीक है, ये ऑप्शन हम करेक्ट मान लेंगे। कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है? मतलब अवरोधक मीन्स बाधा उत्पन्न करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, गरीबी का दुष्चक्र, सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधक, या इसमें से सभी। तो आपको इसमें बताना है आर्थिक, हमारे आर्थिक विकास में कौन सा बाधक है, मतलब आर्थिक विकास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो पूंजी निर्माण ये तो है ही है ऑप्शन, गरीबी ये भी हमारा ऑप्शन सही है, सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध, सोशल जो कुछ अवरोधक है, कुछ तत्व हैं जो अवरोध उत्पन्न करते हैं या बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, तो ये सभी ऑप्शन इसमें से सही होता है जो हमारे आर्थिक विकास में बाधक बनते हैं, दैट मीन्स कि बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये सारे ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले देख क्वेश्चन को देखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से प्रभावित होती, जनसंख्या अगर बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने से क्या चीजें प्रभावित होती हैं? मृत्यु दर, लिंग अनुपात, एंड वृद्ध जो भी आपके एजेड हैं और चिल्ड्रंस की संख्या, एंड जनसंख्या की वृद्धि दर। तो आपको जनसंख्या वृद्धि में बढ़ने से क्या चीज अफेक्टेड होगी? तो ये बच्चों की संख्या और एजेड की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड नंबर ऑफ एजेड पर्संस। ठीक है, वृद्ध जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, तो इनके जो नंबर्स होते हैं वो अफेक्टेड होंगे अगर जनसंख्या निम्न के बढ़ने से, इनके बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से प्रभावित होती है। अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं तो जनसंख्या वृद्धि भी प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है, इंडिकेट करता है आर्थिक विकास का सबसे बेहतर यूज कौन से करते हैं? उच्च जीवन स्तर, अधिक से अधिक उद्योग, उच्च प्रति व्यक्ति आय, या यातायात के आर्थिक साधन। तो आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा है? तो लाइफ स्टाइल, हमारा उच्च जीवन स्तर। ठीक है, जो हाई लाइफ स्टेज है, ठीक है, जो हमारा उच्च जीवन स्तर है, वो आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ, मतलब ये बताता है कि हाँ वो पर्सन बहुत डेवलप हो गया है। ठीक, तो ये कैसे बताए? जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगी तभी हम बता पाएंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन सही हुई नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हम सही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मांग वक्र अगर दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण है, अगर मांग वक्र हमारा अगर दाहिनी ओर, हमारे से अगर दाहिनी ओर करेंगे तो इस साइड, ठीक है, तो इस साइड अगर दाहिनी ओर धीरे धीरे गिरता हुआ है, आकार हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सीमांत उपयोगिता नियमन, ह्रास उपयोगिता नियमन, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, या नॉर्मल सीमांत उपयोगिता नियम। तो अगर ये दाहिनी ओर, लेफ्ट साइड, राइट साइड में अगर वो गिरते हुए आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि दाहिनी ओर गिरने का मतलब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम अप्लाई हो रहा है। किसका नियम अप्लाई होगा? ह्रासमान सिद्धांत सीमांत उपयोगिता का नियमन अप्लाई होगा। अगर मांग वक्र, डिमांड कर्व अगर राइट साइड में गिरते हुए जाता है, तो हमारी राइट साइड ये हो गई। तो अगर ये डाउनफॉल हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है डिमांड कर्व, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के निम्न में से कौन नहीं है? मांग वक्र ऊपर उठने के कारण, मांग वक्र के कारण नहीं है। मूल्य के और अधिक बढ़ जाने से, भय से बढ़े मूल्यों की वस्तु की मात्रा क्रय करना, प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर के अधिक मूल्य वाले वस्तु को क्रय करना, अज्ञानता के कारण मूल्य बढ़ गया तो मात्रा अधिक क्रय कर लेना, मूल्य में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय कर लेना। तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कि मांग वक्र अगर ऊपर की ओर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण कौन सा कथन सही नहीं है? ऊपर की ओर बढ़ रहा है
तो कौन सा कथन सही नहीं होता है, स्टेटमेंट कौन सा नहीं सही है? तो स्टेटमेंट आ जाएगा मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय कर लेना। जब मांग बढ़ रही है तो अधिक मात्रा में उसको क्रय कर लेना, ये इसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं है या इसका कारण कॉजेस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कारण हैं, बट ये कारण नहीं है कि मांग बढ़ती जा रही है तो जैसे जैसे मांग बढ़ रही है हम गुड्स को और खरीदते जा रहे हैं, तो ये इसका कारण नहीं होता, बाकी सारे इसके कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन में अंततः कौन सा नियमन प्रभावी होता है? प्रोडक्शन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है? वृद्धिमान और ह्रासमान, स्थिर, या इसमें से सभी नियम अप्लाई होते हैं? तो ये आता है ह्रासमान, जो प्रोडक्शन के अंततः नियमन को या रूल को अप्लाई करता है। तो कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है। ये सारे आपके प्रोफेसर के नेम दिए हैं और ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये किससे संबंधित है। उत्पादन समाप्ति प्रमेय ये किससे संबंधित है? लर्नर से, यूलर से, हैबलर से, हेरोड से। ये किससे संबंधित है? तो आपको इसमें बताना है कि ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है आपका यूलर से। किससे संबंधित है? यूलर से संबंधित है। ठीक है, क्या संबंधित है? उत्पादन समाप्ति प्रमेय सिद्धांत यूलर से इन्होंने ही बताया है इस सिद्धांत के बारे में। ठीक, जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, अगर उसमें कोई डाउट्स होता है तो आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शंस में कंटिन्यूअसली आप पूछते रहिए। जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछेंगे तो हम उस डाउट्स को आपको क्लियर करा पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आप पूछते जाइए, हम उसका सोल्यूशन आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं, यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार क्या होगा? यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक है तो उदासीनता वक्र का आकार क्या? एल आकार का होगा, एस आकार का होगा, मतलब इसकी साइज क्या चेंज होती है? एल का, एस का, जेड का, या इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वस्तुएं पूर्ण पूरक है तो उदासीनता का आकार जो होगा वो एल शेप, इस टाइप से आएगा, ये एल टाइप का आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये डायग्राम इसमें बन जाएगा, एल टाइप का आएगा। कब आएगा? जब ये पूर्ण पूरक होती हैं वस्तुएं। ठीक है, तो उदासीनता का वक्र ये एल शेप में आ जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट, प्रशुल्क क्या होते हैं? प्रशुल्क एक कर है, सहायता है, अनुदान है, सिद्धांत है। तो प्रशुल्क दैट मीन्स एक टाइप का टैक्स होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत सिंपल सा है, प्रशुल्क एक टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, तो टैक्स पे हम आंसर को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, महानगरों क्षेत्रों में, या फिर कहीं भी नहीं? तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है इस टाइप की बेरोजगारी। ठीक है, कौन से सेक्टर में पाई जाती है? ग्रामीण सेक्टर में। नेक्स्ट, पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? धान से, तिलहन से, मक्का से और फूलों की खेती से। तो देखो पीली क्रांति जो संबंधित है वो है तिलहन की। किससे संबंधित है पीली क्रांति? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन का जो उत्पादन होता है वो पीली क्रांति उससे संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। तो ऐसे क्रांतियां, जो पीली क्रांति हमें बतानी है तो पीली क्रांति जो आएगी वो तिलहन के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? जो स्टेटमेंट आपको दिए गए आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं होता है। ठीक है, जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो औसत उत्पादकता और भी बढ़ जाती है। जब सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम होती है, सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से पहले ही घट जाती है, या वृद्धिमान सीमांत उत्पादकता विद्यमान औसत उत्पादकता से
अधिक हो जाती है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो सही नहीं का स्टेटमेंट आपको बताना, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ही जब सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से भी बढ़ जाती है, दैट मीन सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, औसत उत्पादकता से कम बढ़ती, औसत उत्पादकता बढ़ जाती है, सीमांत उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाती। या सेकेंड लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता हमारी औसत से कम होती है, कम बढ़ती है, उससे कम बढ़ती है। तो प्रारंभ, इनिशियल स्टेज में, तो हम इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे, सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, औसत उत्पादकता भी बढ़ती है, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से पहले घट जाती है, लेकिन बट विद्यमान उत्पादकता और विद्यमान औसत उत्पादकता से अधिक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट ये स्टेटमेंट गलत है कि उत्पादकता से कम बढ़ती है, सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन क्या टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकट विद्यमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, किन्स, पिगू, मार्शल, ठीक है, या फिर सैमुअल्सन। तो प्रकट विद्यमान सिद्धांत के जो हमारे प्रतिपादक थे, मतलब जिन्होंने बनाया था, वो थे सैमुअल्सन। कौन था, सैमुअल्सन ने बनाया था प्रकट विद्यमान सिद्धांत क्या होता है, ये सैमुअल्सन ने बनाया था। ठीक, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हमारा आता है अगला क्वेश्चन। प्रकट विद्यमान सिद्धांत हो गया। ओके, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। मनी इवोल्यूशंस नामक जो बुक है, मनी इवोल्यूशन नामक बुक का राइटर कौन है, पिगू हैं, एरविन फिशर हैं, मार्शल्स हैं, ठीक है, या फिर कोन्स। तो मनी इवोल्यूशंस के जो बुक्स है, इसका ये बुक का नाम है, एंड उसके राइटर जो होंगे वो होंगे फिशर, राइटर एरविन फिशर है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, मनी इवोल्यूशन की जो बुक है, इल्यूशंस बुक जो है, इसके फिशर इसके बुक के राइटर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस जो हमारे अर्थशास्त्री कृषि के लेखक हैं, ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है, द वेल्थ ऑफ नेशन, मार्शल, रिकॉर्डो, एडम स्मिथ, या कोई नहीं। तो इसमें जो हमारे वेल्थ ऑफ नेशंस के अर्थशास्त्री कृषि के जो लेखक हैं वह एडम स्मिथ इसके राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कैपिटल एंड ग्रोथ, मार्शल, फेनलर, और आपके हेक्स, या फिर कोई नहीं इसमें से। तो हमारे पास नेशन सॉरी कैपिटल एंड ग्रोथ नामक जो पुस्तक है उसके जो राइटर है वो है प्रोफेसर हेक्स। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, जिन्होंने ये बुक लिखी थी कैपिटल एंड ग्रोथ। ठीक, नेक्स्ट, मोड़ बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी, बढ़ती हुई होती है, अधिकतम होती है, घटती होती है, या नकारात्मक होती है। मोड़ बिंदु पर जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, तो मोड़ बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता होगी वो नकारात्मक होगी, मतलब माइनस स्टेज में हो जाती है। ठीक है, सॉरी, मोड़ बिंदु पर सॉरी सीमांत उपयोगिता अगर मोड़ बिंदु पर वो अधिकतम होगी, सॉरी नकारात्मक नहीं होगी, क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, मोड़ बिंदु पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम, हाईएस्ट लेवल पे होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु की मांग मात्रा और उसकी कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है। परिमाणात्मक संबंध वस्तु की किनके किसके बीच होना चाहिए, मांग की मात्रा और कीमत के बीच में होना चाहिए। तो इस नियम की व्याख्या कौन करता है, मांग के नियम के आधार पर यह बनता है, मांग के लोच के आधार पर, या दोनों समन्वित प्रयोग के आधार पर, या इसमें से
किसी के द्वारा नहीं बनता। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है, वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में जो परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या करता है वो किसके आधार पर की जाती है। तो परिमाणात्मक संबंध की जो व्याख्या की जाती है वो मांग की लोच के आधार पर किया जाता है कि हमारा जो मांग की लोच है वो किधर जा रही है। इसी के बेस पे हम करते हैं वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में हमारा जो डिफरेंस है इसकी व्याख्या कौन करेगा दोनों की। तो मांग की लोच के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोच के आधार पर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्रारंभिक अवस्था में होती है। तो देखिए ऋणात्मक जो हमारी सीमांत उपयोगिता होगी प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, या कुल उपयोगिता धनात्मक हो जाती है। तो आपको इसमें से ये बताना है कि जो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो कुल उपयोगिता धनात्मक हो जाती है। ठीक है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, अगर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्रारंभिक स्टेज पे अगर हम देखेंगे, हमारी जो ऋणात्मक जो माइनस में चली गई है, क्या चीज चली गई है, मार्जिनल यूटिलिटी, अगर माइनस में चली गई है, अगर इस फाइनल शुरुआती स्टेज है एकदम इनिशियल है और मार्जिनल यूटिलिटी एकदम माइनस में जा रही है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे क्या होगी, तो कुल उपयोगिता जो टोटल यूटिलिटी होगी वो टोटल यूटिलिटी प्लस पॉइंट में आएगी। देखिए इसका ग्राफ हम यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये ग्राफ कैसे प्रेजेंट होगा, एक तो इसको हम कोई नंबर अल्फाबेट लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, ये मार्जिनल यूटिलिटी, एक कर्व हम यहाँ पर बनाएंगे, ये मार्जिनल यूटिलिटी का हमने कर्व बनाया है। अगर हमको इनिशियल स्टेज पे ये माइनस में जा रहा है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी ये क्या हो जाएगी, ये प्रारंभिक अवस्था में जो आएगी, ये जो स्टेज हमारा आएगा इनिशियल स्टेज में क्या होगी, टोटल यूटिलिटी ये क्या होगी, धनात्मक स्थिति में आएगी। ठीक है, तो कुल उपयोगिता क्या होगी, धनात्मक होगी जब इनिशियल स्टेज में सीमांत, मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस में जा रही है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, धनात्मक स्थिति में हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतियोगी बाजार में फर्म का मांग वक्र कैसा होगा। तो एक प्रतियोगी बाजार में जो हमारा फर्म का मांग, क्योंकि प्राइस हमारी कांस्टेंट होगी तो मांग वक्र क्षैतिज और सीधी रेखा में आ जाएगा। ठीक है, तो मांग वक्र कैसा आ जाएगा, क्षैतिज और सीधी रेखा में। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये शेप आ गया, हमने इसको P मान लिया, Q मान लिया और F मान लिया, ये एकदम सीधी रेखा में बनेगा इसका, ये इसको हम O मान लेते हैं और इसको Q कोई नंबर दूसरा नंबर ले लेते हैं, D मान लेते हैं। तो ये जो प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा बनेगा, ये जो डायग्राम बनेगा प्रतियोगी बाजार में ये मांग वक्र को क्रिएट करेगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, ये एकदम सीधी रेखा में बनेगा। तो ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अगला, नेक्स्ट, सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया था। सबसे हाईएस्ट नंबर्स किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन से स्टेट ने किया था, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड राजस्थान। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रेडिट कार्ड इशूड कौन से स्टेट ने इशू किया था, इशूड बाय द उत्तर प्रदेश, दैट मीन्स यूपी स्टेट ऐसा स्टेट है जिसने सबसे हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर किसके थे, यूपी स्टेट के थे। ठीक है, जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो
तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? सिंपल सा है, जब मांग आयता, ये क्वेश्चन 2018 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मांग का आयताकार अति परवलय वक्र हो तो मांग वक्र क्या लोच क्या होगी? ये इकाई के लोचदार हो जाएगी, इकाई लोचदार मानी जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मांग का आयताकार अति परवलय होता है तो मांग की लोच इकाई लोचदार हो जाती है, ठीक। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम टिक करेंगे, इकाई लोचदार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सरकार नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव वर्णन नहीं करता है? कौन सा प्रभाव है जो सरकार की नीतियों में परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो जाता है तो व्यवसाय और उद्योग का प्रभाव जो पड़ेगा उसका वर्णन नहीं करता है? कौन सी नीतियां हैं सरकार की? ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में वृद्धि और बाजार मूलकता। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सरकारी नीतियां जिसमें परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर जो प्रभाव पड़ता है इन नीतियों का, उसका वर्णन नहीं करता है। तो कृषि में परिवर्तन, ये आपका जो परिवर्तन है ये व्यवसाय और उद्योग पर अगर प्रभाव का वर्णन नहीं करता, तो कृषि में परिवर्तन होता है तो व्यवसाय उद्योग के प्रभाव में परिवर्तन वर्णन नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर से एक स्टेटमेंट आ गया, चयन की प्रक्रिया वर्तमान में रिक्त पदों और भविष्य के पदों के लिए संस्था में से अथवा बाहर से उम्मीदवार जो हम सेलेक्ट करते हैं उनको चुनना। ये कथन किसका है? डेल योडर, डेविस रॉबिन्स, स्टोन एंड कॉर्नर का, ठीक है। तो ये है योडर का, योडर का स्टेटमेंट है। क्या बताया इन्होंने? जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रेजेंट के जो वैकेंट पोस्ट होते हैं या फिर फ्यूचर के जो वैकेंट पोस्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में या बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या बाहर से जो हम कैंडिडेट, जो मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट होते हैं, उस कैंडिडेट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये योडर का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, किसके सहायक होता है? संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में, या इसमें से सभी। तो आपको बताना है प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। देखिए, ये जो सहायक होगा लक्ष्य के निष्पादन में भी होता है, मनोदशा के संवर्धन में भी होता है और यथार्थता के निर्णय में भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं इस टाइप में। तो इसका हम सही ऑप्शन क्या मानेंगे? डी ऑप्शन इसका हम सही ऑप्शन मानेंगे कि अगर हमारी प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है तो संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में भी, मनोदशा के संदर्भ में भी और मानकों का यथार्थ निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। किसका कार्य? संगठन का। आगे देखना, पीछे देखना, आगे देखने के साथ साथ पीछे भी देखते रहना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, संगठन का नियंत्रण कार्य कौन सा है? संगठन का जो नियंत्रण कार्य है वो है, आप आगे मतलब फ्यूचर तो देख रहे हैं, दैट मीन्स पास्ट को भी देखते चलना है आगे, जिससे क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस का जो टारगेट है वो हम इजिली कंप्लीट कर पाएंगे। तो संगठन का अगर नियंत्रण करना कार्य है तो क्या इसका सही आंसर होगा? आगे साथ ही साथ पीछे भी देखते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रबंध अंकेक्षण जो मैनेजमेंट ऑडिटिंग किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक टेक्निक है? कंपनी के प्रबंध के, अंशधारी के या ग्राहकों के, ठीक है। तो किसके निष्पादन? कंपनी के प्रबंध के। जो हमारा मैनेजमेंट ऑडिटर होता है वो किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की टेक्निक है? तो कंपनी का मैनेजमेंट, जो कंपनी के मैनेजमेंट है इसके थ्रू निगरानी रखने की एक ये टेक्निक होती है। कौन सा टेक्निक है? प्रबंध अंकेक्षण। तो बी ऑप्शन हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बजटीय नियंत्रण के लिए विस्तार नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है।
किस टाइप की तैयारी आवश्यक है? बजटीय नियंत्रण, बजट कंट्रोलिंग के लिए तो हमारे पास टाइम सीरीज होनी चाहिए, तभी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए जिसके थ्रू हम बजट कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, कौन सी टेक्निक जरूरी है? प्रशिक्षण और समय सारणी का होना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? तो विनियोग केंद्र है, लाभ केंद्र है, लागत एंड्रोसेंट्रिक केंद्र। एंड्रोसेंट्रिक केंद्र जो है वो किसी भी टाइप का सुधारात्मक कार्यवाही में उपयुक्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद्यमी उठाता है, उद्यमी क्या उठाता है? सोची समझी जोखिम, उच्च जोखिम। तो उद्यमी जो हमारा बिजनेस करता है, इंडस्ट्रीज को बनाता है, वो सबसे हाईएस्ट रिस्क लेता है। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा? उच्च जोखिम, सबसे ज्यादा रिस्क जो है उसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है? जोखिम उठाना, पूंजी का उत्पादन संगठन करना, अभिनयता करना, दिन के व्यवहार का संचालन, सभी हैं, बट ये अभिनवता, ये इसका कोई कार्य नहीं है, बाकी सारे उद्यमी के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? सफल जो हमारा इंडस्ट्रियल जो बिजनेसमैन है या उद्यमी है जिसने बिजनेस इंडस्ट्री को बनाया है, तो ये किससे नहीं जुड़ा? अनुसंधान का विकास, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, निरंतरता, नवीन और तत्कालीनता, ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार उत्पादन। तो आपको इसमें से बताना है कि ये जितने सारे व्यवहार हैं इसमें से कौन सा व्यवहार इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, प्रतिदिन के आधार पर चलाना अपने बिजनेस को, ये सही नहीं है, ये इससे नहीं जुड़ा। प्रतिदिन के आधार पर अपने बिजनेस को नहीं चलाना, ये सफल उद्यमी के गुण नहीं है या उससे संबंधित नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओटीसीआई का प्रारंभ किस तर्ज पर किया गया था? और नैस्डैक, एनएसवाई, नासाक या एनएसई, एनएसई। ठीक है, तो ओटीसीआई क्या होता है? ओटीसीआई का जो किस तर्ज पर किया गया, तो ओटीसीआई को नेस्डैक, नेस्डैक के बेस पर, ठीक है, किसके तर्ज पर हुआ था? नेस्डैक के बेस पे ओटीसीईआई का स्टार्टिंग किया गया था, नेस्डैक के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट, एनएससी के भावी व्यापार की शुरुआत, एनएससी के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो एनएससी के भावी व्यापार की शुरुआत जो हुई थी 1999 में, और 2001-2 कब हुई थी? तो एनएससी ने जो बिजनेस अपना जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था ईयर 2000 में। ठीक है, किससे स्टार्ट किया था? 2000 में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, 2000। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फ्रीली वर्क करते हैं, या एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक और द्वितीयक, दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो हमारी होती है, वो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट एक दूसरे से कंपटीशन करेगी, कंट्रोल करेगी, सपोर्ट करेगी, या फिर एक दूसरे का वर्क फ्रीली करेंगे। तो हमारी जो प्राइमरी मार्केट है और जो सेकेंडरी मार्केट है वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जो भी मार्केट होगी प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। प्राइमरी को रिक्वायरमेंट होगी तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी को रिक्वायरमेंट होगी तो प्राइमरी उसके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? शेयर बाजार की संख्या टोटल कितनी है? तो भारत में कुल 21 टाइप के हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं भारत में। ठीक है, कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 21 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मॉडल सेक्शन जो हमारा 11 था।
जो भी आपकी डाउट्स हैं, अभी तक जो आपने 11 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, 11 टोटल टॉपिक हमने आपको 11 टेस्ट सीरीज कराई है, टोटल मॉडल पेपर 11 कराएं। जो भी आपके डाउट्स हैं इन सब में आप हमें कमेंट करते रहिए, अपने डाउट्स को पूछते रहिए, जिससे हम नेक्स्ट आपकी डाउट्स को, जो भी डाउट्स आप बताएंगे उस डाउट्स को हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर हमारे साथ बने रहिए, हम और भी बहुत सारी थ्योरीज, डीपली थ्योरीज आपको बताएंगे, जिसमें प्रॉपर सेक्शन वाइज हमने बताया कि आपको हम एक एक टॉपिक वाइज पूरा डीपली थ्योरी क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो अपने डाउट्स आप प्रॉपर हमें कमेंट में पूछते रहिए। थैंक यू।